आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अक्सर 5 या 6 भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो हम जानेंगे किस तरह के कंसेप्ट पूछा जाता है और उनके क्या क्या आंसर होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टाइडल वेव्स इन द सी आर प्रिमरली ड्यू टू। जो टाइडल वेव्स आती हैं वो किस वजह से आती हैं? ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ, of the sun on the earth, of the Venus on the earth or on the earth itself। तो किस वजह से ये टाइडल वेव्स आती हैं? सो दे आर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद a uniform speed v। If the gravitational force suddenly disappears, the satellite will continue to move with velocity v around the original, move with the velocity v tangentially, fall down with increasing velocity, or ultimately come to rest somewhere on the original orbit। तो अगर कोई सैटेलाइट है जो कि अर्थ के रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि एकदम से ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दी, तो क्या करेगी? इसके टेंजेंशियल पाथ पे चली जाएगी, क्योंकि ये होल्ड किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो वो टेंजेंशियली चली जाएगी विद द स्पीड v। सो मतलब जिस भी स्पीड से चल रही है। सो ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द मूव विद द वेलोसिटी v टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस को हमने डबल करा है, मासेस को नहीं करा है ना। सो आप लोगों को पता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो F क्या हो जाएगी हमारी? 1/4 हो जाएगी, है ना, 1/4 हो जाएगी पुरानी वाली के। सो दैट मीन्स इट विल रिड्यूस टू ए क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 1/4, क्वार्टर प्लेट भी तो बोलते हैं जैसे, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज रिड्यूस टू ए क्वार्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज। मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर वेजिटेशन नहीं है, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, वो प्लेनेट नहीं है, या एस्केप वेलोसिटी उस पर बहुत कम है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, उसकी में जो है एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, तो इसीलिए वहां पर एटमॉस्फेयर टिक नहीं पाता है, वो चला जाता है। जब इतनी कम है तो भैया सभी चले जाएंगे, है ना। सो एस्केप वेलोसिटी ऑन इट इज स्मॉल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैविंग द एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस m1 एंड m2 एट सेपरेशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज कांस्टेंट k, है ना। द कांस्टेंट k क्या है हमारा? डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डिपेंड्स ऑन मीडियम और डिपेंड्स ऑन बोथ, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ a एंड b। तो आप लोगों को पता है, आप जब लिखते हो ये फॉर्मूला तो आप लिखते हो g m1 m2 अपॉन r²। तो ये k क्या है? एक्चुअल में हमारा g ही है, और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके यूनिट्स बदल देंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि आपको पता है न्यूटन, डाइन, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम। तो अगर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदला तो इसकी वैल्यू में भी हेर फेर आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो दैट मीन्स इट इज डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और किसी चीज पर ये डिपेंड करेगा क्या? मीडियम में डिपेंड करता है? नहीं, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे पानी के अंदर चले जाए या ऊपर आ जाए, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। सो इट इज इंडिपेंडेंट? नो, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। सो ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओनली। तो आपने देखा जैसे ऐसा यूनिट्स में मैंने आपको बताई 6.11 इंटू 10⁻⁻11। वहीं अगर हम बात करते हैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर में, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻8, और वैसे ऐसा यूनिट्स में थी 10⁻⁻11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 36,000 किलोमीटर, that the time period of a spy satellite orbiting a few hundred kilometer above the earth's surface will approximately be। अब हमको बताना है कि जो अब दूसरी वाली सैटेलाइट है
उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग जानते हैं दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फ्रॉम दी केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो अगर हम T1 डिवाइडेड बाय T2 इस तरीके से स्क्वायर ले लेते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो है रेडियस हमारा है इतना किलोमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया R1 है ना, सो 3600 की पावर 3 डिवाइडेड बाय देन द टाइम पीरियड विच इज अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि 6400 का क्यूब है ना, एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली। अब हम टाइम पीरियड क्या कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, 1 दिन होता है ना, यानी कि 24 घंटे हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 24 आवर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दी T2 स्क्वायर। तो अब हमें ये T2 स्क्वायर निकालना है। सो दिस T2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये जो है हमारा, अगर हम पूरे का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं है ना, तो हमारे पास ये 24 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट कर लेंगे तो चला जाएगा। सो दैट मीन्स अब हमारे पास जो T2 स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 इंटू 6400 रेज टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3600,000 डिवाइड रेज टू द पावर 3/2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.08। सो 24 इंटू 0.08, और हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 आवर। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो है दैट इज इन दी ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 घंटे लगेंगे उसको। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर हेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ आर इंक्रीज बाय 0.5%, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। G will increase, decrease, escape velocity will remain unchanged, potential energy will remain unchanged। तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा है कि रेडियस को हमने क्या करा है, इंक्रीज करा है 0.5% से, और हमने मास को भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है 0.5% से। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो एक तो कह रहे हैं कि G की वैल्यू डिक्रीज होगी और दूसरे में कह रहे हैं इंक्रीज होगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो घटेगी या बढ़ेगी G की वैल्यू। तो इनमें से कोई एक बात जो है यहाँ पर ट्रू नहीं है। तो आपको पता है G हम लोग कैसे देते हैं, Gm/r² है ना। अब क्योंकि यहाँ पर ये देखिए R जो है स्क्वायर है ना, तो यानी इसका जो है फैक्टर ज्यादा होगा। तो अगर हम R को बढ़ा रहे हैं तो G क्या होगा, घटेगा। सो दैट मीन्स G विल डिक्रीज, G जो है घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज G विल इंक्रीज। ये बात यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming the earth to have a constant density, point out which of the following curves show the variation of acceleration due to gravity with distance from the center of the earth। यानी ये जो हमारे पास अर्थ है, इसके सेंटर से अगर हम निकालते हैं वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्मॉल g, दैट इज द g हमारा, अगर हम डेप्थ में जाते हैं और हाइट पे जाते हैं तो किस तरह से वेरी करेगा। ये तो हमको पता है कि मैक्सिमम होगा सरफेस ऑफ द अर्थ पर, और इसके इस तरफ और इस तरफ जो है हमारा घटता है। तो ये तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट दिखा रहा है, तो ये चीज गलत है यहाँ पे। अब घटता है ये तो हमको पता है, अब लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है कि जब हम हाइट मतलब सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो ये यहाँ पर लीनियरली घट रहा है, और यहाँ पर आप देखिए पैराबोलिक आ रहा है। तो इसकी डिपेंडेंस जो है पैराबोलिक ही होती है, स्क्वायर में होती है। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिकॉज G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R² अबव दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इट्स वेट। तो हमें बताना है कि उसके वेट में क्या फर्क आएगा, वही रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या क्या होगा। तो आप लोगों को पता है इस तरीके से अर्थ का शेप है कुछ कुछ, और ये हमारे पास रेडियस है। तो रेडियस जो है इक्वेटर पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेडियस एट दी पोल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, G की वैल्यू एट द इक्वेटर विल बी लेस देन दी G की वैल्यू एट दी पोल्स।
अब आप जब इक्वेटर से पोल पर गए हैं तो जी की वैल्यू क्या हुई, बड़ी है, और वेट क्या होता है, mg, तो हमारे पास वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इट विल इंक्रीज। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, an apple and a stone dropped from certain height accelerates equally differently depending on density depends on the position of the sun। तो अगर हमने एक एप्पल और एक स्टोन जो है एक साथ गिराया है तो दोनों का एक्सेलरेशन जी ही आएगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जितना आता है। सो दैट मीन्स दे विल बी एक्सेलरेटिंग इक्वली। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। तो सबके लिए अर्थ का मास तो वही रहेगा, है ना, वो थोड़ा ही चेंज होने वाला है, क्योंकि आपके पास जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है। तो ये मास ऑफ द प्लेनेट होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के मास पर तो कुछ डिपेंडेंस है ही नहीं। सो दैट मीन्स दे विल बी गोइंग टू एक्सेलरेट इक्वली। ठीक है, चलिए next is a ball is dropped from a spacecraft revolving around the earth at a height of 120 किलोमीटर, what will happen to the ball। अब उस बॉल को क्या हो जाएगा, अगर आपने किसी बॉल को जो है ड्रॉप करी है, फेंकी नहीं है, ड्रॉप करी है किसी स्पेस क्राफ्ट में, और वो स्पेस क्राफ्ट क्या है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ। ठीक है, अब अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब कि जैसे जैसे वो जा रहा है वैसे ही वो बॉल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने जो है उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी है, हमारे पास वही सेम सिस्टम है। सो इट विल कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी वी अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, in respect of the difference of the gravitational force from electric and magnetic force which of the following statement is true। यानी हम लोग तीन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन दी अदर टू, अरे वो तो सबसे वीक ही होती है, हमें बताना है इसमें सही बात कौन सी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली वेयर एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज ए वेरी शॉर्ट रेंज, नहीं, इनफाइनाइट होती है उसकी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, बिल्कुल होती है। वाइल द अदर टू आर शॉर्ट रेंज फोर्स, ये गलत बात है, वो दोनों भी जो है हमारे पास काफी लंबी रेंज होती है, इनफाइनाइट ही हम मान लेते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी ही यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेज अट्रैक्टिव वेयर एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। क्यों, क्योंकि देखिए आप मैग्नेटिक फोर्स में जो है आपके पास अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फोर्स में अगर आप देखेंगे तो अट्रैक्शन है और रिपल्शन भी है। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, केवल और केवल अट्रैक्टिव होती है इन नेचर, है ना। सो ऑप्शन जो है हमारा बी सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर इलिप्सिस विद द सन एट वन ऑफ अ फोकस ऑफ द इलिप्स। तो ये केपलर की पहली लॉ ने बताया था, फर्स्ट लॉ, है ना। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। यही हमको बताती है कि सभी प्लैनेट जो हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं और सन जो है एट इट्स वन ऑफ इट्स फोसाई। चलिए नेक्स्ट है, एज पर द केपलर्स थर्ड लॉ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने ऊपर करा था तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था। तो ये जो आर होता था ये क्या होता था हमारे पास, सेमी मेजर एक्सिस होती है। क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस होती है। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज सेमी मेजर एक्सिस, नहीं उसके क्यूब के, क्यूब रूट नहीं क्यूब के होती है, स्क्वायर नहीं क्यूब। सो क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज सिंक इनटू वाटर। इनमें से कौन सी चीज डूब जाएगी, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, वुडन ब्लॉक, नील और रबर बैंड। तो हमको पता है नील जो है डूब जाएगा पानी में अगर हम उसको डालेंगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, रिलेटिव डेंसिटी, यानी दो डेंसिटीज का क्या ले रहे हैं हम, रेशियो ले रहे हैं।
तो यानी कि इसका क्या हो जाएगी, यूनिट कुछ भी नहीं। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाएगी, है ना। अगर हम डेंसिटी की बात करते तब हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाती, लेकिन हम रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज a ball weighing 4 kilogram of density 4000 kilogram per meter cube is completely immersed in water of density 10⁻³ what will be the buoyant force acting on it। तो buoyant force के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, हम लोगों ने कैलकुलेट भी करा था, v रो g होता है। तो अब हम यहाँ पर v रो और g की वैल्यू रख देंगे। v होती है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम नहीं दी गई है, हमें डेंसिटी दी गई है और मास दिया गया है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट। वॉल्यूम होती है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो हम लोग वही चीज रख देते हैं, सो मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या रखना है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो लिक्विड है हमारे पास 10⁻³ डेंसिटी, है ना। सो 10⁻³ एंड इनटू जी की वैल्यू हमने 10 ही ले ली। सो 1 2 3 ये हमारा कट हो गया, यहाँ पर ये 4 से 4 कट हो गया, क्या बचा, 10 बचा। तो यानी कि कितनी होगी उस पर बुओयंट फोर्स, 10 न्यूटन होगी। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास इक्वल टू 350 ग्राम ऑक्यूपाइज 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द स्पेस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू अ रिवर व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, देयर डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, है ना। अब हमें क्या निकाल देना है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल देनी है। तो डेंसिटी यहाँ पर देखिए वाटर की आपको ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में दे रखी है, तो हम लोग भी वही चीज यूज कर लेंगे। तो मास है 350 और डिवाइड कर दीजिए 200 से, है ना। तो ये हमारी जो है ग्रेटर देन 1 है ना, इट इज ग्रेटर देन 1, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो मतलब क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। सो इट विल सिंक इन द लिक्विड। सो ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द स्कूल बैग्स आर जनरली प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड स्ट्रिप्स बिकॉज। क्यों हम उन्हें मोटी मोटी इस तरीके से देते हैं, चौड़ी चौड़ी सी, ताकि क्योंकि हम लोगों को पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, यानी अपने शोल्डर्स पे आपको प्रेशर कम फील होगा। सो इट विल स्प्रेड द फोर्स ऑफ द बैग ओवर द लार्जर एरिया ऑफ द शोल्डर, द चाइल्ड प्रोड्यूसिंग द लार्ज प्रेशर। नहीं, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। सो इट विल बी दी लेस प्रेशर। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द वॉल्स ऑफ ए डैम एट द बॉटम आर मेड थिक बिकॉज। हम उन्हें थिक क्यों बनाते हैं, बिकॉज इट लुक्स अट्रैक्टिव, कन्वेंशनल, कन्वीनियंट और वाटर एक्सर्ट्स लार्ज प्रेशर एट द बॉटम। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उस केस में प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारे पास H रो जी, है ना, H रो जी होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो क्या बढ़ रही है, H बढ़ रही है। तो H की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सो इट विल एक्सर्ट लार्ज प्रेशर एट दी बॉटम। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे लगे होंगे और इनके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट अगर अच्छे से कर लिए तो आई थिंक आप लोग ग्रेविटेशनल पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आएंगे CDS एग्जाम में आप लोग उनको जरूर से क्रैक कर देंगे। और इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते, का लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस ली जाती हैं, आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाती हैं जिससे कि आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड warrior10 यूज करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर लेक्चर्स एंड विद मोर कंटेंट। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।